हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अपने क्लास 10th की स्टडीज बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम इस सेशन के अंदर करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। अब देखिए ये जो चैप्टर है ये बहुत एक तरीके से इजी है, आप ये कह सकते हो, क्योंकि आप जो अभी अभी आपने खाना खाया होगा उसमें भी एसिड्स थे, बेस थे और सॉल्ट था। जो आपने नमक डाला था वो आज हम सीखेंगे कि भैया नमक कैसे बनता है। उसी के साथ में आपने सुबह कपड़े धुलवाए होंगे आपकी मम्मी से और आपकी मम्मी ने वॉशिंग पाउडर से धोया होगा, उसमें होगा बेकिंग सोडा। हर एक जगह पर आपको मिलेगा कि यहाँ पर ये किस तरीके से फॉर्म होता है, वो सब आपको इस चैप्टर में पता लगेगा। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो आगे आने वाले 15 20 30 मिनट जितना भी है आराम से ध्यान से शांति से बैठ जाओ और पूरी बातों को ध्यान से सुना, ताकि आप लोगों को हर एक चीज समझ में आए। और उसी के साथ में अगर बात करें इसके नोट्स कहां पर मिलेंगे, तो इसके नोट्स आप लोगों को डाउनलोड करने पड़ेंगे यहाँ पर टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाकर के, वहां पे आपको मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर बात करें एसिड बेस एंड सॉल्ट की, तो एसिड हमारे आसपास में बहुत सारे केमिकल कंपाउंड होते हैं, तो उनकी सभी की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। तो उसके बेसिस के ऊपर क्या करा गया, उनको अलग अलग क्लासिफाई करा। सबसे पहले एसिड बनाए गए, फिर बेसिस बनाए गए, फिर इसके बाद में सॉल्ट बनाए गए। तीन कैटेगरी में इनको डिवाइड कर दिया, जैसे कि ए, बी और सी। अब उसके बाद में अगर बात करें कि इसमें सबसे फर्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है इंडिकेटर का। अब इंडिकेटर का क्या काम होता है, एग्जाम्पल के तौर पर कि आप जा रहे हो बाइक के ऊपर, ठीक है, आप स्ट्रेट जा रहे हो और आपको लेफ्ट टर्न लेना है, तो आप क्या करोगे, लेफ्ट वाला इंडिकेटर ऑन करोगे ताकि पीछे वाले को पता लग जाए कि हाँ भैया मैं लेफ्ट जाऊंगा, तो आप लेफ्ट में चल जाएंगे, वो स्लो डाउन हो जाएगा। अब इसी तरीके से ये एसिड और बेस होते हैं, तो इनके लिए भी इंडिकेटर की जरूरत होती है। अब ये क्यों जरूरत होती है भैया, अब ये इसलिए जरूरत होती है क्योंकि आपके पास में दो कंटेनर हो गए। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं बोल देता हूं कि आपके पास में एक फ्लास्क की है, एक फ्लास्क की है, दोनों में कुछ ना कुछ एक कलरलेस लिक्विड भरा हुआ है और आपको पता नहीं है कि इसमें एसिड है या फिर इसमें बेस है। तो अब आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ये तो है नहीं कि आप इसे टेस्ट करके आइडेंटिफाई करोगे कि ये अगर खट्टा हुआ तो यहाँ पर ये एसिड हो गया, बीटर हुआ तो यहाँ पर बेस हो गया, ऐसा नहीं होगा। तो अब इसको सॉल्यूशन निकला कि अब हमें इसके लिए कुछ ना कुछ ये होगा जिससे कि हमें पता लगे। तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, देन फिर इसके बाद में यहाँ पर आया कि हमें एक ऐसा डेवलप करना होगा जिससे कि जो कलर चेंज करे और हमें पता लग जाए। जैसे कि जब बाइक की लाइट ब्लिंक करती है लेफ्ट वाली, तो हमें पता लगता है कि हम इस तरफ जाएंगे। उसी तरीके से इंडिकेटर्स क्या होते हैं, वो अपना कलर चेंज करते हैं। जैसे कि जो अगर बात करें एसिड जो होते हैं, यहाँ पर मैं जो बात लिख रहा हूँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं कि यहाँ पर जो ब्लू होता है, ब्लू को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, वो कर देते हैं रेड में। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, एसिड हो गया। लिटमस पेपर की बात हो रही है। अगर बात करें बेस की, तो बेस में उल्टा हो जाता है। बेस में क्या होता है, ब्लू से एक तरीके से उल्टा लिख दिया मैंने, रेड से जो होता है, रेड से कन्वर्जन हो जाता है आपका ब्लू का। तो आप इसमें ये याद रख सकते हो कि जो हमारा बेस है, बेस से बी को याद रख सकते हो कि बेस जो होते हैं वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। ये है सबसे इंपॉर्टेंट बात। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आती है कि अब इंडिकेटर का काम क्या होता है। इंडिकेटर का काम ये होता है कि वो अपना कलर चेंज करके बताते हैं कि हमारा ये कलर चेंज हो गया, तो हाँ भैया ये एसिड है, ये बेस है, और उसके बेसिस के ऊपर हमारे पास में कुछ इंफॉर्मेशन होती है। तो सिंपल सी इंडिकेटर की डेफिनेशन यहाँ पर ये होगी कि एन इंडिकेटर टेल अस वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एन एसिड और अ बेस बाय चेंजिंग इट्स कलर। तो अगर उसका कलर चेंज हो रहा है तो हम उसके कलर को देख करके बता सकते हैं कि हाँ ये एसिड है या फिर ये बेस है। देन फिर इसके बाद में इसके कुछ टाइप्स होते हैं, 3-4 तरीके के होते हैं इंडिकेटर। सबसे पहले आते हैं नेचुरल इंडिकेटर, द इंडिकेटर दैट आर फाउंड इन नेचर इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में जो मिलेंगे वो हो जाएंगे नेचुरल इंडिकेटर। अब इसका जो एग्जांपल है वो है लिटमस सॉल्यूशन। अब जो लिटमस सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, एक तरीके की डाई होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक कलर की ड्रॉप अगर हम डालते तो उसे पूरा पूरा सॉल्यूशन कलरफुल हो जाता है। तो उसी तरीके से ये कलर पर्पल कलर की डाई होती है जिसको कि एक्सट्रैक्ट करा जाता है लीचन प्लांट से। अब इसके बाद में आता है लिटमस पेपर। आप लोगों ने लिटमस पेपर का नाम तो सुना होगा। लिटमस पेपर क्या होता है, सिंबल से जैसे कि ये है तो इसकी जगह पर एक पेपर होगा, उसको आप जब एसिड में डिप करेंगे तो वो क्या होगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूं जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप उसको याद रख सकते हो या फिर आप बेस के लिए याद रखो। जैसे कि बेस की अगर मैं बात करूं तो बेस में क्या होता है, बेस में आपको सिंपल सा ये याद रखना है, ये बहुत ज्यादा बड़ा सर्कल बन गया। बेस में क्या होता है, बेस में ये होता है, मैंने जैसे कि आपको बताया था बेस से बी से याद रखेंगे, तो इसमें क्या होता है कि जो रेड कलर होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ब्लू कलर में। रेड क्या होता है, बेस से बी में याद रखेंगे कि बेस से क्या होता है कि ब्लू कलर में कन्वर्जन हो जाएगा। तो लिटमस पेपर जो है रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिटमस पेपर का काम इतना सा होता है कि जब आप एसिड में डिप करेंगे तो वो ब्लू से रेड
में हो जाएगा और अगर बेस में करेंगे तो रेड से ब्लू हो जाएगा, उसका बस कलर चेंज होकर के बताना होता है। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर आते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। अब जो सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं इसके नाम से क्लियर है कि द इंडिकेटर्स विच आर सिंथेसाइज्ड, मतलब एक तरीके से द इंडिकेटर विच आर सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी और द इंडस्ट्री आर नोन एज सिंथेटिक इंडिकेटर, क्योंकि हम इसे खुद से फॉर्म कर रहे हैं, जो भी चीज हम खुद से सिंथेसाइज करते हैं वो होती है सिंथेसाइज, तो यहाँ पर इसका नाम हो गया सिंथेसाइज्ड इंडिकेटर। अब इसका एग्जांपल यहाँ पर मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिनोप्थलीन हो गया। अब मिथाइल ऑरेंज क्या होता है? मिथाइल ऑरेंज एक रेड मतलब सॉलिड मिथाइल ऑरेंज एक बहुत ही छोटे अमाउंट के अंदर जब गर्म पानी में डिसॉल्व करा जाता है तो पूरा पूरा सॉल्यूशन कलरफुल हो जाता है। देन फिर इसके बाद में आपको इसको फिल्टर करना है और इसको फिल्ट्रेट जो होती है वो होती है मिथाइल ऑरेंज। जब आप इसको एसिड में डालोगे तो ये क्या होगा? रेड में कन्वर्ट हो जाएगी। ये क्या होता है? मिथाइल ऑरेंज रेड में कन्वर्ट हो जाएगी, और अगर बेस में बात करें तो ये येलो में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपको याद रखना होगा ये जो चीजें हैं, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज का हो गया, लिटमस का हो गया और फिनोप्थलीन का हो गया, ये तीनों याद रखने हैं। सबसे पहले अगर बात करें लिटमस में क्या होता है भैया, ब्लू से रेड में करता है। मिथाइल ऑरेंज में भी क्या होगा? वो होगा मतलब ब्लू रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी तरीके से फिनोप्थलीन जो है इसमें थोड़ा चेंज हो जाता है। फिनोप्थलीन में चेंज ये होता है कि जो एसिड होते हैं वो जैसे इसके कांटेक्ट में आते हैं ये यहाँ पर हो जाता है कलरलेस। तो अब ये अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर ही होगा, लेकिन इसमें उल्टा हो जाता है कि बेस के केस में, बेस जो होते हैं बेस के केस में क्या हो जाता है कि ये पिंक कन्वर्ट हो जाता है। तो ये यहाँ पर एक थोड़ा सा ट्विस्ट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना फिनोप्थलीन के केस में। इसी तरीके से येलो कन्वर्ट हो जाएगा बेसिक सॉल्यूशन में और ये कन्वर्ट हो जाएगा रेड। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो आते हैं वो आते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब जो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर होते हैं वो क्या होते हैं? ओल्फैक्टरी को इस तरीके से याद रखो, ऑर्डर मतलब दो सब्सटेंस हुज ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडियम आर कॉल्ड ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। मतलब ये है कि जिनकी स्मेल यहाँ पर ऑर्डर क्या होती है? वो होती है स्मेल। आप इसको याद रखो कि उनके अंदर खुशबू या फिर बदबू आने लग जाती है जब कभी भी वो एसिड और बेस के इंडिकेटर में आते हैं। तो ये सब तो अपना कलर चेंज कर रहे थे, लेकिन जो अपनी खुशबू चेंज कर दे उसको कहते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब इसका एग्जांपल यहाँ पर वेनिला एक्सट्रैक्ट हो गया और ऑनियन हो गया, ये दोनों एग्जांपल हैं किसके? यहाँ पर ओल्फैक्टरी इंडिकेटर के। देन फिर इसके बाद हमारे पास में आते हैं एसिड्स। अब देखो एसिड्स क्या होते हैं? एसिड आपने बहुत सारे हम कंज्यूम करते रहते हैं डे टू डे लाइफ के अंदर, जैसे कि आपने अभी लेमन जूस लिया होगा। अब जो लेमन होता है, लेमन क्या होता है? वो होता है सॉर, मतलब खट्टा होता है बहुत ज्यादा, आपने देखा होगा। और इसी तरीके से जो दही होता है मतलब कर्ड जो होता है उसमें भी क्या होता है? एक तरीके से एक एसिड ही होता है। तो ये जो एसिड होते हैं ये क्या होता है? एसिड का सिंपल सा बात ये याद रखो कि जो एसिड जब उनको एक्वा सॉल्यूशन के अंदर मिलाया जाए तो वो अपने इजीली H+ आयन को दे दे, सिर्फ और सिर्फ H+ आयन को दे, तो वहां पर क्या होते हैं? वो होते हैं एसिड। अब अगर बात करें एसिड आर आयनिक कंपाउंड होते हैं दैट डिसॉल्व्ड इन द वाटर एंड प्रोड्यूसेस द पॉजिटिवली चार्ज आयंस एंड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, और जब पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो एक तो एसिडिक टेस्ट देंगे, फिर उसके बाद में वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे और यहाँ पर रिएक्ट विद द मेटल टू क्रिएट हाइड्रोजन गैस, और जब मेटल के साथ में रिएक्शन करेंगे तो वहां पर हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट करेंगे। अब इसके लिए एक डेमोन्स्ट्रेट करा हुआ है कि आप ये घर पे भी कर सकते हो कि आप एक नींबू को काटना और उसके ऊपर जो लिटमस पेपर है उसको रख के देखना, तो आपको जो कलर चेंज है वो हो जाएगा रेड में। अब जब रेड में कन्वर्ट हो गया तो उसके अंदर डेफिनेटली एसिड होगा। तो यहाँ पर जो हुआ ये क्या हुआ? ये हुआ एसिड। तो ये एसिड के बेसिस के ऊपर तो आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। बाजार से जाना, कोई भी लिटमस पेपर ले लेना और उसको करके देख लेना। बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आप चाहो तो घर पे जितने भी कंपाउंड होते हैं मिल्क में करके देख लेना। हर एक जगह के ऊपर आप करके देखोगे तो आपको पता लगेगा। डेमोन्स्ट्रेट करोगे तो आपको वो ज्यादा समय तक याद रहेगा। अब इसके बाद में यहाँ पर दिया हुआ है कि जो ब्लू होता है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अब क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि ये खट्टा होता है टेस्ट में, जो कि हम लेमन से याद रख सकते हैं। सेकंड होती है कि ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, हमने बहुत बार याद कर लिया है। फिर इसके बाद यहाँ पर एसिड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। अब ये क्यों करेगा? क्योंकि इसके पास में होता है H+ आयन। जैसे ही H+ आयन देगा तो यहाँ पर पॉजिटिव आयंस हो जाएंगे, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। देन फिर इसके बाद यहाँ पर गिव H+ आयंस इन एक्वा सॉल्यूशन, और एक्वा सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन देगा। अब इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो ये आता है कि यहाँ पर कुछ एसिड्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए यहां पर दिया हुआ है फॉस्फोरिक एसिड। अब ये जो फॉस्फोरिक एसिड है, अब इससे रिलेटेड आपको क्या करना होगा? अब इससे रिलेटेड आपको ये देखना है कि H3PO4 है ये, ठीक है, H3PO4 है। अब इसको आपको स्प्लिट करना है और फिर उसका अंदर आपको निकालना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ H+ है। तो ये तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हो। हाइड्रोजन किस तरीके से एग्जिस्ट करता है? वो करता है H+ की फॉर्म में। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि यहां पर 3 तो H+ के आयन है और यहां पर एक PO4-3 का आयन है, ठीक है, एक PO4-
-3 का आयन है। और जब ये रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, जब कभी भी एसिड के साथ में जाएंगे तो ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है, ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है, ये क्या जाएगा, ये पॉजिटिव वाले पार्ट के साथ में ऐड हो जाएगा। तो आप ये याद रख सकते हो कि मेटल के साथ में क्या होगा, मेटल के साथ में हमें नेगेटिव पार्ट को ऐड करना है। देखो हमेशा बात याद रखना कि जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। अब ऐसा कभी नहीं होगा कि पॉजिटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, हमने फिजिक्स में बहुत पढ़ा। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर लगता है कि जो मतलब नेगेटिव है तो ये क्या होगा, ये मेटल को अट्रैक्ट करेगा क्योंकि मेटल के पास में होगा एक पॉजिटिव चार्ज। तो ये आपको याद रखना है कि जब कभी भी रिएक्शन होगी, जैसे कि यहाँ पर एक रिएक्शन हो रही है ये वाली, अब इसमें क्या हो रहा है कि जिंक सॉलिड है, ये H2SO4 के साथ में रिएक्शन कर रहा है और यहाँ पर ZnSO4 और H2O गैस निकल रही है। तो अब इसको हम एलैबोरेट करते हैं। जो जिंक होता है, जिंक किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिंक एग्जिस्ट करता है Zn+2 में। ये आपको याद रखना होगा, ये याद ही रखना होगा और इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। ये +2 में एग्जिस्ट करता है और जो H2SO4 है हम इसको लिख सकते हैं कि यहाँ पर इसमें एक तो होगा H+ और एक होगा इसमें यहाँ पर SO4-2। तो यहाँ पर ये तो हो गया नेगेटिव वाला और ये हो गया पॉजिटिव वाला। तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर के यहाँ पर एक कंपाउंड बनाएंगे ZnSO4। तो यहाँ पर मेरा समझाने का मतलब ये था कि आपको इसमें निकालना आना चाहिए कि कौन से वाला पार्ट है, कौन से वाला नेगेटिव है। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव है उसको आपको नेगेटिव के साथ में मिलाना, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ में मिलाना। इसी तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड होता है। तो ये आपको थोड़ा याद रखना है ताकि आप इसको अच्छे से कर पाए। अब इसके बाद में इसकी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अगर बात करें तो वो होती है कि जब भी ये मेटल के साथ में रिएक्शन करता है तो क्या होता है, जब कभी भी कोई भी एसिड मेटल के साथ में रिएक्शन करता है तो याद रखना है कि यहाँ पर HCl और यहाँ पर H2SO4 रिएक्शन करेंगे, लेकिन जो हमारा नाइट्रिक एसिड है HNO3 ये रिएक्शन नहीं करने वाला। ये याद रखना कि HNO3 रिएक्शन नहीं करता मेटल के साथ में। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में एक रिएक्शन दी हुई है और उसी के साथ में एक एक्टिविटी दी हुई है कि किस तरीके से होता है। तो इस एक्टिविटी को एक बार थोड़ा सा ब्रीफली मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ किस एक्टिविटी में है क्या। इस एक्टिविटी के अंदर यह है कि एक ग्लास ट्यूब लेनी है और उसके अंदर आपको कोई भी एक मेटल जो भी आपको पसंद हो, मेटल मतलब थोड़ा एक्टिव मेटल होना चाहिए, जैसे कि आयरन हो गया और उसी के साथ में जिंक हो गया, फिर ऐसे कोई भी एक्टिव मेटल डालना है। फिर उसके अंदर आपको डाइल्यूट कोई भी एसिड, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आप HCl डाल दो, H2SO4 डाल दो, ये दोनों में से कोई सा भी जो आपका दिल करे वो डाल दीजिए। देन फिर आपको वेट करना है रिएक्शन के लिए। जब रिएक्शन होगी तो इसमें बबल्स फॉर्म होंगे। मतलब बबल जब हो रहा है, मतलब बबल कब होते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा कि जब हम पानी में स्ट्रॉ डाल करके हवा देते हैं तो वहां पर बबल्स फॉर्म होते हैं, तो उसमें क्या होती है, एयर। तो इसी तरीके से जब बबल फॉर्म हो रहे हैं तो इसके अंदर कुछ ना कुछ जनरेट होगा, मतलब गैस जनरेट होगी। तो उस गैस को क्या कर रहे हैं हम, इसके ऊपर एक ट्यूब लगा करके उसे नीचे लेकर के जा रहे हैं और नीचे हमने रख दिया एक सॉफ्ट सॉल्यूशन जिससे कि क्या बुलबुले बन जाए। अब हमने क्या करा था, बचपन के अंदर एक वो आता था, मतलब एक इतनी लंबी सी वो आती थी और उसके अंदर होता था और फिर उससे ऐसे फूंक मारते थे तो बबल्स फॉर्म होते, तो उसमें एयर होती थी। तो अब यहाँ पर हमारे पास में पीछे से आ रही है एक गैस, क्या हो रही है, यहाँ पर आ रही है गैस। तो यहाँ पर इसमें क्या होगा कि ये बबल्स जो होंगे इनके अंदर भरी हुई होगी गैस। अब ये गैस कौन सी होगी, ये होगी यहाँ पर हाइड्रोजन गैस, मतलब H2 गैस इसमें फॉर्म रहेगी, जैसे कि जिंक हो गया और उसके साथ में H2SO4 जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर ZnSO4 और उसके साथ में हाइड्रोजन गैस लॉबरेट हो जाएगी। तो आप इसको याद रख सकते हो कि डाइल्यूट एसिड एग्जांपल HCl एंड H2SO4 नॉट HNO3 रिएक्ट विद द सर्टेन एक्टिव मेटल्स लाइक जिंक, आयरन एंड टू इवॉल्व H2 गैस। तो आपको तो इतना सा ही याद रखना है कि जब कभी भी रिएक्शन होगी तो H2 गैस हमें निकाल देनी है। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो आता है कि रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसके लिए ये जो एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में क्या करा गया है, सिंपल सा आपको कोई भी एक कार्बोनेट लेना है जो कि फिर उसके बाद में एक ट्यूब में रखना है और उसके साथ में कोई भी एसिड जो भी आपका मन करे वो एसिड रखना है। देन फिर उसके बाद में उसको आपको लॉक कर देना है और फिर उस रिएक्शन को होने देना है। तो अब इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा, इसमें भी बबल्स फॉर्म होंगे और फिर से हम इसकी गैस को एक्सट्रैक्ट करेंगे, लेकिन इस बार हम क्या करें, सॉफ्ट सॉल्यूशन की जगह पर यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेने के पीछे का रीजन ये है क्योंकि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होती है वो आपने पढ़ा होगा कि जब कभी भी हम उसमें से CO2 पास करते हैं, तो जब CO2 पास करते हैं तो वो क्या होता है, मिल्क कलर में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब मिल्की सा हो जाता है उसका कलर। तो हम उसे डेफिनेटली कह सकते हैं कि हाँ यार इसमें CO2 इवॉल्व हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लिया जाता है। अब इसकी जो रिएक्शन रहेगी वो ये रहेगी कि यहाँ पर CaCO3 को जब HCl के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर CaCl2 जो कि क्या होगा, वो होगा इसका साल्ट। ये याद रखना कि सॉल्ट है ये। फिर इसके साथ में वाटर इलेबरेट होगा इसके साथ में। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड, एक गैस निकलेगी। ठीक है, हमेशा याद रखना कि जब कभी भी ऐसी रिएक्शन होगी तो यहाँ पर जब कभी भी सॉल्ट फॉर्म होगा तो सॉल्ट के साथ में वाटर तो फॉर्म होगा ही होगा। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट जो आती है वो आती है मेटल ऑक्साइड के साथ में जब रिएक्शन होगा
होगा तब क्या होगा। तो मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड और यहाँ पर HCl है। तो अब हम इसको लिखेंगे कि कैल्शियम जो है, इसको मैं एक बार थोड़ा सा और इलेबोरेट करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर कैल्शियम तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा +2 और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा -2। और HCl को हम क्या लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं कि यहाँ पर H+ और ये हो गया Cl-। तो मैंने क्या कहा था कि पॉजिटिव वाले मतलब ये एक तो H+ हो गया और ये O-2 हो गया, तो हमने पॉजिटिव नेगेटिव को इन दोनों को मिलाया तो यहाँ पर बन गया वाटर। देन फिर Ca+2 और इसको मिलाया तो यहाँ पर हमारे पास में बन गया CaCl2। तो आपको ये याद रखना है कि पॉजिटिव को पॉजिटिव के नेगेटिव के साथ में, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ में बना करके रिएक्शन करवा देंगे। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिखा हुआ है कि जितने भी लाइमस्टोन होते हैं, मतलब जितने भी लाइमस्टोन हो गया, चौंक हो गया, मार्बल हो गया, सारे के सारे डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं कैल्शियम कार्बोनेट की। और ऑल द कार्बोनेट्स एंड द हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव अ करस्पॉन्डिंग सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो जब कभी भी ये रिएक्शन होती हैं जो कि हमारे साथ में, मतलब हमारे साथ में नहीं, एसिड के साथ में, तो वहां पर हमें एक सॉल्ट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, वाटर मिलेगा, ये याद रखना है। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट जो आते हैं वो आते हैं भैया बेस, मतलब बेस बेस बेस, वो गाने वाला बेस नहीं, वो बेस जो कि हमें थोड़ा बिटर लगता है, जो लिटमस सॉल्यूशन को कन्वर्ट कर देता है। आप इसमें बी से बहुत चीजें याद रख सकते हो। ये जो बी है इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला बी तो इसके लिए आ जाता है कि इसका जो टेस्ट होता है वो होता है बिटर, ठीक है, ये हमें याद रखने की जरूरत है। दूसरा भी ये आ जाता है कि ये जो होता है ये कन्वर्ट कर देता है रेड को ब्लू में। क्या करता है, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो हमें 2B से याद हो जाएगा कि बेस में एक प्रॉपर्टी होती है कि बिटर होता है, सेकंड ये होता है कि रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। अब इसके बाद में इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन ये होती है कि सब्सटेंस दैट फर्निशेस हाइड्रोक्साइड आयन इन अ एक्वा सॉल्यूशन आर कॉल्ड बेसिस। जो कि हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं सॉल्यूशन में, उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है बेस। जो H+ देते हैं उनको कहते हैं एसिड। देन फिर इसका बेसिस आर द केमिकल कंपाउंड्स which are having the bitter taste and are soapy and slippery to touch and turns the red litmus to blue litmus। तो आपको तो इतना से याद रखना है कि जो हमारे बेस होंगे उनका टच फील कैसा होगा, वो थोड़े सोप के जैसे लगेंगे। जैसे कि सोप जो होती है वो एक तरीके से स्लिप होती है, तो उसी तरीके का इनका जो फील होता है वो होता है। फिर इसका में इसका एग्जाम्पल दिया मैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अब इसका फॉर्म कैसे करेंगे, अब सोडियम की बात करेंगे। देखो आपको अच्छे से करना ही सिखा देता हूं कि किस तरीके से होता है। देखो सोडियम मतलब Na, और Na किस फॉर्म में रहेगा, वो रहेगा Na+ में। देन फिर हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड किस तरीके से रहेगा, वो रहेगा OH- में। और मैंने क्या कहा था, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। तो फिर आपको क्या करना है कि ये वाला चार्ज इसको दे देना है, ये वाला चार्ज इसको दे देना है। इसके पास में +1 का था, इसके पास में -1 का था, तो यहाँ पर जो फॉर्म होगा वो होगा NaOH, जो कि होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस तरीके से फॉर्म होते हैं फॉर्मूलाज, जो कि आपको याद रखना है। अब इसी तरीके से आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है इसका क्या होगा, मतलब इसका फॉर्मूला क्या होगा। जैसे कि NaOH इसका है, तो आप कमेंट सेक्शन में करके बताओ कि ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का क्या फॉर्मूला रहेगा। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन आता है वो आता है कि यहाँ पर एल्कली क्या होती है। एल्कली और बेस अलग होता है, याद रखना। एल्कली और बेस में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। कई बार क्वेश्चन में आता है कि भैया एल्कली क्या होती है, तो एल्कली को याद रखो कि ऑल द बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन द वाटर एंड एल्कली इज एन द बेस दैट डिसॉल्व इन द वाटर। जितने भी बेस होते हैं, बेस वो ही बात है कि जितने भी बेस होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, सारे बेस डिसॉल्व नहीं होते, लेकिन कुछ जो डिसॉल्व होते हैं उन्हीं को यहाँ पर कहा जाता है एल्कली। अब ये कौन से होंगे, ये एक तरीके से जिनका सोपी टच होगा और बीटर टेस्ट में होंगे और जो कोरोसिव रहेंगे वो सब आ जाएंगे एल्कली की फॉर्म में। और यहाँ पर डू नॉट टेस्ट एंड टच देम बिकॉज दे मे हार्म यू। अगर आपने इनको गलती से भी छू लिया तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप दिक्कत में आ जाओ, क्योंकि ये इतने ज़्यादा डेंजरस होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको बताऊं कि अगर आप किसी भी एसिड आपके हाथ के ऊपर गिर जाता है तो आपको जितना दर्द जलने से होता है ना, उससे ज़्यादा दर्द होता है एसिड के गिरने से, क्योंकि स्किन जो होती है वो बर्न हो जाती है। तो इसीलिए एसिड अगर बेस से कभी भी आपको केमिकल लैब में लेके जाए तो मस्ती मत करना कि ले मैं तेरे ऊपर डाल रहा हूँ, नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा उसकी लाइफ का मतलब ख़राब हो सकती है। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि घर में भी ऐसे बहुत सारे एसिड्स होते हैं जिनसे कि आपको दूर रहना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए एक
फिनाइल आता है और एक वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है। तो ये सब जो होते हैं बहुत ही खतरनाक और डेंजरस एसिड होते हैं, इनको हाथ लगाने से हमें ही दिक्कत हो सकती है। देन फिर इसके बाद में इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि बिटर इन टेस्ट होता है, और ये एक जो रेड लिटमस होता है हमारे, उसको कन्वर्ट कर देता है ब्लू लिटमस में, और यहाँ पर OH माइनस देता है एक एक्वस सॉल्यूशन में, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। ये पॉइंट यहाँ पर ध्यान में रखना, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। अब यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टीज हैं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन फॉर्म ये हो सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड्स एंड बेस। तो ये चारों पॉइंट लिखने। सबसे पहला कि बिटर इन टेस्ट होते हैं, एसिड के लिए हम लिखेंगे कि सोर इन टेस्ट होते हैं। फिर इसके बाद में ये जो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट करते हैं। ये OH माइनस देते हैं, वो H प्लस देते हैं। फिर इसके बाद में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ से तैयार हो जाना चाहिए कि एसिड और बेस के अंदर डिफरेंशिएट करो, और ये लिख लो क्वेश्चन। देन तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिस और सॉल्ट वाला पार्ट, क्योंकि देखो थोड़े थोड़े पार्ट में अगर पढ़ेंगे तो आप लोगों को एकदम से अच्छे से समझ में आएगा। एक बार में अगर मैं पूरा पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो पार्ट्स में देखना, जैसे कि एसिड पढ़ लिया तो आप एक बार इसको फिर से रिकॉल कर लेना, फिर उसका बेस पढ़ना, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। और मिलते हैं आप लोग उस नेक्स्ट वीडियो में, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर लेना। इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, जो भी कोई अपडेट होगी वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। एंड all the very best.